रखेंगे कदम आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था गले हम गम को लगाएंगे सनम आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्की तारीख के सबसे तवील तरीन वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। 4 साल 1 माह और 1 दिन की हुकूमत के बाद इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बरतरफ कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तौहीन अदालत पर इनको दिया था। इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्की मईशत पर जो असरात पड़ रहे हैं, मुल्की मईशत पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, इस हुकूमत को भी और गुज़िश्ता जो हुकूमतें जा चुकी हैं उनको भी इस तमाम तर सूरत हाल की कोई फिक्र नहीं रही। अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी है और हम कभी भी मार्केट की सूरत हाल को मेंटेन नहीं रख सके हैं। आज भी कराची स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का ही रुझान रहा है। गुज़िश्ता 4 साल की सूरत हाल पर, माशी सूरत हाल पर नज़र डाल रहे बिजनेस होराइजन की स्पेशल एपिसोड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बरतरफ कर दिया गया है और मार्च 2008 में मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म की 4 साल हुकूमत में मुल्की मईशत मुसलसल बदहाली का ही शिकार रही है और कम वॉल्यूम ही रहा है। डेली की सूरत हाल पर अगर देखें और सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी इस बात को शो कर रही है। हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कामरान अवान एम कैप सिक्योरिटीज़ के लाहौर के, आप हैं हेड ऑफ सेल्स हैं। आपसे मजीद इस सवाल से बात करते हैं। कामरान साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। कामरान साहब, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बरतरफ कर दिया गया है। ये फैसला स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद सामने आया। आज मार्केट और सरमायाकारों ने इस फैसले पर कैसा रद्द-ए-अमल दिया है? बेसिकली जी ये जो फैसला आया है ये तो पहले से ही मेरा ख्याल है किसी हद तक डिस्काउंटेड था बिकॉज पीपल हैड ऑलरेडी हैड एन आइडिया अबाउट इट, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले भी आपको पता है कि डिसीजन के बाद जो मैडम स्पीकर का जो खैर से डिसीजन था उसके बाद पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट कि ये काम अब जो है किसी और के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही हाथों से होगा। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो वो भी शायद इसी चीज में इंटरेस्टेड थे कि हमारे ऊपर ये बजाय इसके कोई इंसिग्निया लगे ये थ्रू सुप्रीम कोर्ट हो जाए तो ज्यादा मुनासिब है। तो इट वॉज ऑलरेडी डिस्काउंटेड जी मेरे ख्याल में तो, और ऐसा जितना कोई बहुत बड़ा धचका नहीं है मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो। कमरा साहब, गुज़िश्ता 4 साल मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं हुए हैं। स्टॉक मार्केट ने एक तवील अरसे तक मंदी देखी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या एनालिसिस करेंगे? मेरा ख्याल है मैंने आपको एक दो मरतबा पहले भी आप इंटरव्यूज में यही बात की थी कि बदकिस्मती है हमारी कि जो चीज एक आपका की इंडिकेटर होता है किसी मुल्क की मैशियत के लिए या फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, अगर कोई अट्रैक्शन है तो वो आपकी स्टॉक मार्केट्स होती हैं, जिसको अगर आप आज किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एनालाइज करेंगे। और ये है कि हमारे मुल्क में इस गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 4 सालों में इस चीज को एड्रेस करने की जहमत ही नहीं फरमाई। मे बी दे वर टू बिजी इन अदर कंसर्न्स, या ये है कि शायद ये उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, या ये वो समझते थे कि ये शायद इसको एक दिस इज वन सेक्टर जिसको बाकी तमाम सेक्टर्स की तरह अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया जाए तो ये खुद ही शायद इसको मैनेज करते रहेंगे या इसको ऑन देयर ओन अपनी मदद आपके तहत ही कुछ करें तो करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के एंड से अगर आप बात करें तो कोई भी किसी किस्म की कोई पॉजिटिव इसके बीच में या किसी किस्म का कोई सीरियस कंसर्न कहीं पे भी नजर आया हो। इट वाज अ रियली बैड टाइम आई बिलीव। ठीक है कामरान साहब, अगले इलेक्शन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़र आ रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे या कोई अबूरी सेटअप आ जाता है। सरमायाकारों को अब क्या तवक्कुआत हैं? 2013 में पाकिस्तान कैसा होगा, आप क्या कहते हैं? अगर आप बात करें 2013 की, देखिए क्योंकि हम लोग जो स्टॉक मार्केट के लोग होते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट्स करके बैठते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक।
जहाँ तक तो जी ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और हम सबको होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एक चीज और ये देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई वी हैव अ मैजिक वॉन्ड के जिससे तमाम चीजें ओवरनाइट ठीक हो जाएंगी। बहरहाल अगर एक सिम्त की तरफ चलना शुरू हो जाए, एक डायरेक्शन नजर आना शुरू हो जाए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली थिंग्स कैन गेट बेटर। लेकिन अगर हम ये एंटिसिपेट करें कि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शंस के बाद यहाँ पे शायद कोई दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, आई डोंट बिलीव इफ देयर इज एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। हाँ, ये जरूर है कि अगर जो भी नया सेटअप आता है, मैं इंटरम सेटअप की बात नहीं करता, हाँ अलबत्ता जब भी नई गवर्नमेंट आती है एंड इफ दे शो द सीरियस कंसर्न्स अबाउट इट, तो यस हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारी मार्केट अभी भी रीजन में इट इज द चीपेस्ट मार्केट इन द रीजन। अगर आप इसकी बात करें कि इट कैन अट्रैक्ट द फॉरेनर्स एंड इन्वेस्टर्स लाइक एनीथिंग, और इसके बीच में बहुत रूम है ग्रोथ के लिए, अभी बहुत गुंजाइश है। और आई बिलीव कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो इस चीज के ऊपर अगर अपना थोड़ा सा कंसर्न शो करे, तो जहां तक ताल्लुक है इन्वेस्टर्स का, जहां तक ताल्लुक है फॉरेन इन्वेस्टर का, जहां तक ताल्लुक है इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स का, they will all be welcoming that and they will be ready to invest as much as they can जी। कमरान साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल में सरमायाकार मार्केट में किस लेवल पर स्टार्ट लें? जी मेरा ख्याल है जी कि देखिए, अगर तो मैं तो ये बात सजेस्ट करूंगा कि अगर तो कोई इंट्राडे काम करते हैं जैसे हमारे भाई, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जी इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट बहुत चॉपी है आजकल, और उसके बीच में यू कैन रियली लूज लॉट ऑफ मनी। बेहतर ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे ख्याल में ये है कि आपको यहाँ पे पोजीशन अपनी स्लोली बट ग्रेजुअली बिल्ड करनी चाहिए, बट इन गुड सेक्टर्स। अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन इवन ऑयल सेक्टर, मतलब लाइक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पिक्स। डिविडेंड बेस्ड इनकी अच्छी हैं, उन आइटम्स में आपको एंटर होना चाहिए जी। और लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और अपनी पोजीशंस को स्लोली बिल्ड करें। यहाँ पे आपको अपनी 25% पोजीशन ले सकते हैं, और अगर फर्ज कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मिलती है एंड यू गेट बेटर प्राइसेस और अट्रैक्टिव प्राइसेस, यू मस्ट बाय मोर जी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। और बाकी जहां तक खुदा न खासा हम अगर इस चीज को अगर कुछ लोग जैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद ये अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब वाला इशू कल का हो गया, उसके बाद केयर टेकर सिस्टम की बातें कर रहे हैं आप, या न्यू प्राइम मिनिस्टर की बातें कर रहे हैं, इससे कोई मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गई है, आई डोंट बिलीव ऑन ऑल दीज थिंग्स। Inshallah things are going to get better slowly but gradually, लेकिन it's for those who are short term and medium term investors, not for the intraday players जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अवान साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। हेड ऑफ सेल्स एम कैप सिक्योरिटी लाहौर के रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे कामरान अवान, और अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस तमाम तरह अगर लोग ये कह रहे हैं कि 2013 में पाकिस्तान में नए इलेक्शन के बाद दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तो इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। और मौजूदा हुकूमत के 4 साल दौर हुकूमत पर इन्होंने नज़र डाली तो इनका ये कहना था कि ओवरऑल जो है मार्केट की मुकम्मल सूरत हाल चीपेस्ट रही है इस तमाम तर दौर हुकूमत में। अब वज़ीर लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के हुकूमत ने, गिलानी हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया और तवानाई बहरान पर किस हद तक काबू पाने की कोशिश की, तवानाई बहरान के लिए जो हंगामे हो रहे हैं उनको रोकने की किस हद तक कोशिश की गई है। उसके अलावा मुल्क में जो गैस की कमी का बहरान है, गैस की कमी के बहरान को किस तरीके से पूरा करने की कोशिश की गई है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बजाय गैस देने के उनकी गैस सप्लाई जो है वो बंद कर दी है। CNG सेक्टर के लिए भी एक ये अलमी की सी सूरत हाल है, और तवानाई का बहरान के सबब सनतें बंद हो गई हैं। कभी भी गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला रिकॉर्ड टूट गया है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस साल 2012 में इन्होंने IMF को $4 अरब की कर्जे की अदायगी भी करनी है। सीनियर तज्जियाकार मार्केट एनालिस्ट रिजवान रजी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सवाल से मजीद बात करते हैं। रिजवान रजी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, कल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक जो हो गए हैं, अब उनको वज़ारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया गया है। उनकी सियासी कारकर्दगी एक तरफ है, आप बताएं कि उनकी हुकूमत में मुल्क की माशी सूरत हाल क्या रही है। देखिए, आज एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि पहले 11 महीने का ये डाटा सजेस्ट करता है कि पाकिस्तान के कर्जों का मजमूई हुजम
जो है वो उसके जीडीपी के 59.3% पे पहुंच गया। ठीक है। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट जो है, जो कि मुशर्रफ दौर में पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके अंदर ये तय किया गया था कि पाकिस्तान का जो कर्जों का हुजम है वो कभी भी किसी भी सूरत में 60% से आगे नहीं जाने दिया जाएगा जीडीपी के मजमूई। अब देखिए 59.3% बड़ा, और ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ पहले 11 महीनों का डाटा है इसके अंदर, अभी जून के महीने के अंदर जो हुकूमत ने कर्ज लिया है वो शामिल है। तो अगर वो 60% पे चला जाता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने एक आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन इससे एक और जो दूसरी तरफ बात है वो हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी के ऊपर भी दराज करती है कि उसने जो एक घर के हंगामे की जो रौनक थी, जो घर, वो शायद ने कहा था ना कि एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, तो उन्होंने पूरे घर में जो रौनक लगाई हुई थी वो सिर्फ कर्ज की मरहूने मिन्नत थी। कर्ज की पीते थे मैं और ये कहते थे कि हाँ, और वो फाका मस्ती रंग ला रही है कि अब सदर मुमलिकत जो है वो जब अदारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि पंजाब में लोड शेडिंग क्यों हो रही है, तो अदारे कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। 168 बिलियन के करीब पीएसओ ने कहा है कि जी वो मेरा देना है आईपीपीज ने, और आईपीपीज जो है वो सिर्फ 8 जो है वो कहते हैं जी हमारा 62 बिलियन देना है। अभी सरकारी एहतमाम में चलने वाले आईपीपीज की कोई जुबान नहीं है, उन्हें तो शटअप करवाया जा सकता है। ये प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स है। तो ये है टोटल इस वक्त सूरत हाल। किसी को पता नहीं है कि ये पैसे कहाँ से अरेंज होने हैं, कहाँ से आने हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाना है, वहां से पैसे कैसे उठाने हैं और किस रेट पे उठाने हैं और क्यों उठाने हैं और कब तक उठाने हैं। इस हवाले से ना सरकार ने अपनी कोई तरजीहात बयान की हैं, ना ही इन तरजीहात पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए लोड शेडिंग के हवाले से भी कोई अच्छा नहीं गया ये 4 साल, और लोड शेडिंग का जो रिश्ता है वो बराह रास्त उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ मुंसलिक है। जी रिजवान अजीज साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी को 26 अप्रैल से वो वजीर आजम नहीं रहे हैं, तो जो बजट पेश किया गया है उसके बाद इस बजट की आईनी हैसियत क्या रह जाती है? देखिए, ये इसके हवाले से कल से बहुत सारे तबसरे आ रहे हैं। जो मेरी जाती राय है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जब बजट की डॉक्यूमेंट प्रेजेंट की जाती है तो उसके अंदर एक रवायत है उससे पहले कि वो आप कैबिनेट के सामने लेके आते हैं। अब काबीना तो 26 से एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लेकिन वो जो काबीना की अप्रूवल होती है उसकी कोई आईनी या कानूनी हैसियत नहीं होती, वो एक रवायत है। काबीना चूंकि पूरी हुकूमत की नुमाइंदा होती है, तो पूरी काबीना की अप्रूवल का मतलब ये होता है कि पूरी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है, और इसके अंदर कोई वजीर कल को ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें शामिल नहीं था। तो वो जो अप्रूवल है वो उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत तो है नहीं कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह सकें कि वो नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम पार्लियामेंट की आईनी हैसियत है, उसका पास किया गया बिल कानून है, तो अगर उसको अप्रूव किया है तो थोड़ी सी रद्दों के बाद मेरा ख्याल है उस पर कोई हरफ नहीं आना चाहिए, वो अपनी जगह पे एक आईनी डॉक्यूमेंट है। ठीक है रिजवान अजीज साहब, पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है, कर्ज़ों के बोझ में इजाफा, तिजारती खसारा, करंट अकाउंट खसारा और तवानाई का बहरान, इसके साथ साथ सियासी नाहमवारी गुज़िश्ता जो 4 साल दौर हुकूमत है यूसुफ रजा गिलानी का, आप अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो डैमेज किया है हमारी मौजूदा हुकूमत ने साइड के ऊपर, और खासतौर पर लोन और धड़ाधड़ लोन और ऐसी कमिटमेंट जिसके अंदर इंडिया से बिजली की इंपोर्ट जैसे वाहियात किस्म के और अहमदाना किस्म के फैसले, ये वो तमाम फैसले हैं देखिए बेनजीर भुट्टो ने 94 से 96 के जो आईपीपीज इंस्टॉल किए थे, आज इस मुल्क के अंदर एवरेज प्राइस जो है, जो कि एक आम कंज्यूमर को जो 150 वाट से ज्यादा कंज्यूम करता है, उसको एवरेज प्राइस जो है वो 12 रुपए पे पड़ रही है। और जिस वक्त ये मुआहदे हुए थे उस वक्त एवरेज प्राइस 1 रुपया 56 पैसे या 57 पैसे पे थी। ये तकरीबन 10 गुना इजाफा है। डरे उस वक्त से कि जब हुकूमत की इन अहमकाना इक्तिसादी पॉलिसियों के नतीजे के अंदर आज से 10 साल बाद फिर हम बैठे सर पीट रहे हों 20 साल के बाद, क्योंकि वो जो मल्टीप्लाइड इम्पैक्ट आना है वो उस वक्त कहीं हमें ये ना पता चल रहा हो कि 120 रुपए का यूनिट हो गया, क्योंकि 1.5 रुपए से 12
से 1000 मेगावाट खरीदने का है। और मेरा ख्याल है कि वो जो फैक्ट्री है वाटर, उनको पकड़ना, उनका गिरबान पकड़ना चाहिए। वो बंदा जो है वो अभी तक ये नहीं बता रहा कि हमने इंडिया से और ईरान से पावर टैरिफ जो है वो क्या तय किया है। उसने नहीं देना, उसने ब्रीफकेस पकड़ के कनाडा चले जाना है जहां पे उसकी बाकी फैमिली है। देना तो आपने और मैंने है। और यहाँ पे गूंगी, बहरी और बदभयानक पार्लियामेंट है जिसको अभी तक ये नहीं तौफीक नहीं हुई कि वो उनसे पूछे कि भाईजान आप टैरिफ क्या तय कर रहे हैं, क्या नेगोशिएट हो रहा है, उसके टैरिफ क्या है, उसकी वेरिएशंस क्या है, और उसके अंदर कौन बंदा कितना कसूरवार होगा जब पावर के अंदर डिस्ट्रप्शन आएगी। ये तमाम वो डिटेल है जो पार्लियामेंट के सामने पेश होनी चाहिए। और अगर इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट मौजूद है तो उसको ये सवाल फौरी तौर पर रेज करना चाहिए कि आप हमारे साथ टैरिफ की शराइत तैयार करें। तो ये और इस तरह के दीगर मुआहदे जो इस हुकूमत ने किए हैं, अल्लाह ना करे कि 20 साल बाद फिर हम रो रहे हो कि रोटी जो है वो 45 रुपए की हो गई है, 4 रुपए से बढ़ के, खुदा ना करे। लेकिन मुझे खदशा यही है कि ये जो अंदर खाने मुआहदे करके जा रहे हैं, इनका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है वो यही आना है। रिजवान साहब, एक बहुत अहम सवाल है। माली साल 2012-2013 में IMF को 4 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी भी करनी है। कहा जा रहा है कि ये हुकूमती खजाने से कर दी जाएगी। अगर इस तरीके से अदायगी कर दी जाती है तो उसका खमियाजा किस तरीके से भुगतना होगा आवाम को भी, और मुल्की मईशत पर क्या नुकसान होंगे इसके? देखिए, जब पाकिस्तान ने IMF के साथ जब बातचीत की थी और 7.6 अरब डॉलर उससे लोन लिए थे, अदरवाइज तो वो प्रोजेक्ट जो था, वो जो लोन फैसिलिटी थी वो 11 से 12 अरब डॉलर के दरमियान थी। लेकिन वो 7.6 पे IMF ने इसलिए सस्पेंड कर दी कि हम उसकी बातें पूरी तरह जो हमने कमिट की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। अब उनकी अदायगी हो रही है और उनकी अदायगी हमने अगले 2 साल के अंदर पूरी करनी है। जो हमने उनसे पैसे लिए थे वो इस शर्त पे थे कि आप ये खर्च नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको शो करेंगे। जिस तरह 295 अरब डॉलर जो है वो भारत ने इंटरनेशनल मार्केट से 8% पे उठाए हुए हैं, इस तरह हमने भी 7.5 अरब डॉलर उठाए थे। अब वो IMF को अदायगी करनी है। अगर उसे अदायगी करनी है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो मौजूदा हुकूमत जब बरसे इक़्तिदार आई तो 16 अरब डॉलर थे और इनकी आला कारकर्दगी के बाद 3.5 अरब डॉलर पे चले गए। खदशा है कि अगर ये और कुछ अर्सा अगले 1-2 साल तक रह जाते हैं तो ये वापस उस लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान नदीस। रिजर्व तो है लेकिन वो थोड़े रिजर्व का क्या असर होता है कि आपकी करेंसी के ऊपर दबाव बढ़ता है। जब करेंसी के ऊपर दबाव बढ़ता है तो उसकी कदर में कमी होती है, और जब उसकी कदर में कमी होती है तो अफरात-ए-ज़र होता है, और अफरात-ए-ज़र होता है तो एक आम आदमी जो है उसकी जेब के ऊपर डकैती पड़ जाती है। रिजवान साहब, वक्त बहुत कम है, सवालात बहुत ज़्यादा थे, इस हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र डालनी थी, लेकिन वक्त बहुत कम है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का, प्रोग्राम में अपने तज्जिए से आगाह करने के लिए। रिजवान नदीस सीनियर तज्जियाकार अपने तज्जिए से आगाह करते हैं। उनका ये कहना था कि इस 11 महीने के डेटा को अगर सजेस्ट करते हैं तो वो ये शो कर रहा है कि इस कर्ज़ों का हुजम जो है GDP के ज़रिए 69.3% तक पहुँच गया, जबकि इस हुकूमत ने तय किया था कि 60% से ज़्यादा GDP का हुजम और कर्ज़ों का हुजम जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। इस आज की बिज़नेस होराइज़न की स्पेशल एपिसोड में यूसुफ रज़ा गिलानी के हमने 4 साला दौरे हुकूमत पर नज़र दौड़ाई और अलमिया यही नज़र आया कि तमाम तर सूरत हाल में अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आई कि मार्केट किसी भी सूरत हाल में मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी होती नज़र नहीं आई है। मंदी की तरफ ही रुझान रहा है। आज भी मार्केट में मंदी ही देखी गई है और हम इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे कि कल कराची स्टॉक एक्सचेंज और दीगर मार्केट्स में जो है मंदी का रुझान नहीं रहे, मार्केट बेहतरी की सूरत हाल पर रहे और कारोबारी हुजम भी मार्केट में अच्छा रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। खींचे तेरी दिलकशी हर किसी को, पूरा करे चाहतों की कमी।